दोस्तों नमस्कार। कल से गांधी मैदान में प्रवेश बंद है। जी, पटना का गांधी मैदान जो सामान्य तौर पर वहां पर लोगों की मौजूदगी से यह एहसास कराता है कि बिहार की धड़कनें कैसी धड़कती है, लेकिन कल से लेकर 20 तारीख तक गांधी मैदान में प्रवेश वर्जित है। गांधी मैदान को तैयार किया जा रहा है नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होगी। जी नहीं, सवाल यह नहीं है। जश्न है तो पटना में ही मनेगा, लेकिन सरकार है तो दिल्ली से चलेगी, क्योंकि रिमोट दिल्ली के पास होगा। बिहार में जितना कुछ ऐलान किया जा चुका है वो पैसा बिहार के पास है नहीं। कर्ज में डूबा हुआ है बिहार। तो ऐसे में दिल्ली को पैसे की व्यवस्था करनी होगी। देश भर से जो भी कलेक्शन टैक्स का होता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा बिहार में ट्रांसफर करना होगा। तो फिर सरकार गांधी मैदान से नहीं चलेगी, या फिर पटना के सीएम हाउस से भी नहीं चलेगी, या सचिवालय से भी नहीं चलेगी। वह तो दिल्ली से चलेगी, और दिल्ली में बाकायदा एक टीम बैठेगी। वह टीम अपने तौर पर निर्धारित करेगी कि किन योजनाओं के तहत कितना पैसा रिलीज किया जाए, और उसके जरिए आने वाले वक्त में कौन सी नीतियां किस तरीके से बनाई जाए, नजर हर चीज पर होगी। दिल्ली की यह टीम हर दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उसमें नेताओं की शिरकत भी होगी, और नौकरशाही अपने तौर पर अलग अलग तरीके से नीतियों को व्यवस्थित तरीके से सामने भी रखेगी। तो पहला सवाल आपके जहन में अब होगा, तो क्या कठपुतली सरकार पटना में होगी? कठपुतली शब्द ठीक नहीं है। दरअसल रिमोट से चलने वाली सरकार का मतलब यह होता है कि सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं दिल्ली से। शायद इसीलिए गांधी मैदान में भव्यता के साथ जिस तैयारी को किया जा रहा है वो मैसेज दरअसल राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा बड़ा है, और आने वाले वक्त में इसका नजारा खुले तौर पर पॉलिसीज के जरिए या नीतियों के आश्रय आपको दिखाई भी देने लगेगा। दूसरा सवाल, आरजेडी जिस लिहाज से राजनीतिक तौर पर खत्म हुई है, या कहें सुपड़ा साफ हुआ है, और जिस तरीके से सीमांचल तक के इलाके में या फिर अलग अलग जगहों पर बिहार के मुस्लिमों के सामने भी यह सवाल है कि अब वो कौन सा रास्ता पकड़ें, और यादवों के सामने भी यह सवाल है कि अब 5 साल वो क्या करेंगे। क्योंकि ठीक 24 सीट अगर होती आरजेडी की, तो विपक्ष के नेता के तौर पर जो कोठी और जो पैसा मिलेगा विपक्ष के नेता यानी तेजस्वी यादव को, वह भी मिल नहीं पाता। 243 सीटें हैं, 10% का मतलब बहुत साफ तौर पर 24.3 होता है, जो 24 के ठीक ऊपर है, और आरजेडी को सीटें मिली हैं 25, यानी विपक्ष का नेता तो हो जाएगा। तो सुविधाएं तो मिल जाएंगी विपक्ष के नेता को, लेकिन वो कैडर, वह वोटर, वह वोट बैंक, वो राजनीतिक बिसात पर कौन सेंध लगाएगा? कांग्रेस सक्षम हो नहीं पाती है। कांग्रेस के पास या तो टीम नहीं है, या कांग्रेस के नेता अक्सर यह सोचते हैं कि सीधे सत्ता में ही आ जाए। वो मशक्कत करना जानते नहीं है, क्योंकि 1990 यानी 1990 में लालू यादव के आने के बाद पहली बार बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी नीचे आ गई, या लगातार मिलती राजनीतिक हार में अब उसके अपने कैडर और वोटरों के सामने यह संकट है, वो कहां जाएं, और उस राजनीतिक शून्यता को कौन भरेगा। सामान्य तौर पर कांग्रेस अक्सर खुश होती रहती थी कि हम और हमारे वोटर्स को छत्रपों ने जो अपने हाथ में लिया है वो वापस लौट आएंगे, लेकिन वापस वो क्यों लौटे और कैसे लौटे, जब कांग्रेस खुद राजनीतिक सत्ता के पटल पर कहीं नजर किसी भी जगह पर आती ही नहीं है। तो यानी तीसरा सवाल, बीजेपी की पूरी रणनीति इस दौर में यही है कि सरकार वो दिल्ली से चलाए, नीतियां या पॉलिसी जो निर्धारित हो उसके लिए पैसा दिल्ली रिलीज करे, लेकिन उन सब के साथ ध्यान उस वोट बैंक का रखना होगा जो पॉलिटिकल वैक्यूम बिहार के भीतर आरजेडी के सिकुड़ जाने से, या फिर कहें एक लिहाज से खत्म होने की पृष्ठभूमि बनने के साथ पैदा हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लेफ्ट भी गायब हो गया है।
वो सीपीआई एमएल हो, सीपीआई हो या सीपीएम हो, राजनीतिक तौर पर इनका अपना वोट बैंक जिस मजदूर, किसान या जिन क्लास स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के बीच जिन जिन जगहों पर बना हुआ था, वहां पर उन्हें हार मिल गई। और खास तौर से लेफ्ट में भी अल्ट्रा लेफ्ट सीपीआईएमएल के सामने तो संकट और ज्यादा बड़ा है। एक वक्त वो चुनाव का बहिष्कार किया करते थे और उसके बाद जब वो चुनाव मैदान में आए तो राजनीतिक तौर पर जो उन्हें लाभ मिलना शुरू हुआ, वह होते होते यहां तक पहुंच गया कि इंडिया गठबंधन के भीतर हर मीटिंग में चेहरा आपको दीपांकर भट्टाचार्य का मिल जाएगा, जो एक वक्त विरोध किया करते थे, चुनाव में नहीं जाएंगे। उसकी भी उम्र होती है तो उम्र 2025 के चुनाव में खत्म हुई। राजनीतिक तौर पर अब वहां पर सीपीआईएमएल या लेफ्ट कितना खड़ा हो पाएगा यह तो 2030 के बाद पता चलेगा, लेकिन 2030 तक तो सब कुछ साफ हो जाएगा। यानी एक बड़ा खाली मैदान, उसमें बड़ी तादाद में वह वोट या वह लोग जो जाति के हिसाब से या कहें धर्म के लिहाज से बीजेपी के साथ खड़े नहीं थे। कांग्रेस मशक्कत कर नहीं रही है तो बचा कौन? जनता दल यूनाइटेड बची। लेकिन एक झटके में जनता दल यूनाइटेड जब खुद ही आश्रित दिल्ली के रिमोट पर होगी तो क्या होगा? शायद इसीलिए पहले सवाल से जुड़ा हुआ पांचवां सवाल है, तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी भूमिका में नजर आएंगे जहां पर वह राज्य के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन सब कुछ दिल्ली तय कर रहा है? हर्ज क्या होता है? बिहार का विकास करना है। नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं, रैलियों में भी कहा, अलग से भी कहा कि दरअसल डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये बिहार पे खास ध्यान देते हैं। और अब नरेंद्र मोदी खुले तौर पर जगह जगह पर, यानी बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में जो भी उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने उन छत्रपों को, उन पॉलिटिकल पार्टीज को चिताया जो छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी है कि आप उनके साथ डूब जाएंगे, यह तो डूबने निकले हैं। तो मैसेज क्या है? यहां से उठता है पांचवा और छठा सवाल, जो बेचैनी पैदा करता है उन राजनीतिक दलों के सामने जो राजनीतिक दल अभी तक ये मान रहे थे मौका मिलेगा तो कभी उधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे। उसमें एक नाम यहां पर वीआईपी की पार्टी को संभाले हुए मुकेश सहनी का लेना होगा। पता नहीं वो किस ग्रह से आए थे, डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी मौजूदगी दर्ज करा दी गई। मल्ला वोट साथ खड़ा होगा। 2020 में वही मल्ला वोट इन्हीं सहनी के आश्रय बीजेपी के हिस्से में चला गया और 2025 में वह बीजेपी का साथ यानी एनडीए छोड़कर जब इस तरफ आकर खड़े हो गए तो पूरा वोट बैंक इधर आ जाएगा। नहीं आ पाया, एक भी सीट नहीं जीत पाए। एक सीट तो जीतनी चाहिए थी, नहीं जीत पाए, लेकिन डिप्टी सीएम के उम्मीदवार थे वो। अब इस परिस्थिति में जो छठा बड़ा सवाल है, तो क्या इसके मतलब मायने ये हैं जो एक वक्त बंगाल में लेफ्ट के खत्म होने के बाद ममता के उत्थान के साथ नजर आया था, जहां पे पूरा का पूरा कैडर एक झटके में ममता के हिस्से में शिफ्ट होता चला गया। तो बिहार के भीतर राजनीतिक तौर पर दो दृष्टि अब नजर आने वाली है। वो दृष्टि बहुत साफ तौर पर है, एक बड़ा कैडर शिफ्ट होगा जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के साथ, और दूसरा बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ सीधे चले जाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। जाहिर है वो माइनॉरिटीज या मुस्लिम नहीं होंगे, लेकिन जो पिछड़ा तबका है, जो अति पिछड़ा तबका है, जो अभी तक ये मानकर चल रहा था कि जिस कास्ट सेंसस का जिक्र किए राहुल गांधी कर रहे थे और अपने तौर पर तेजस्वी यादव जिस जातीय समीकरणों के आश्रय जिस राजनीति को साध रहे थे, अब तो उसमें सेंध बीजेपी लगा चुकी है और 5 बरस और इंतजार मुश्किल है। इसीलिए दिल्ली में रात हो या दिन हो, बिहार को लेकर चिंतन मनन छुपकर नहीं खुलकर गृह मंत्री अमित शाह की कोठी पर हो रहा है। और गाहे बगाए कल रात वहां पर ललन कुमार हो जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हो, संजय झा हो, वह भी पहुंचे। आज कुशवाहा भी पहुंच गए। बीजेपी के नेता जो डिप्टी सीएम के पद पहले संभाले हुए थे, वो सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, वह भी पहुंच गए। और अब चिराग पासवान भी पहुंचेंगे और उसके साथ जीतन राम मांझी भी पहुंचेंगे। यानी पूरी कवायद दिल्ली में, और इन सब के बीच बिहार का गांधी मैदान कल से बंद है आम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर बड़े जश्न की तैयारी है जो बड़ा मैसेज देना चाहती है। इसीलिए आज पटना की सड़कों पर
कोई पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ी नहीं दौड़ रही थी, बल्कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी दौड़ रही थी और वो दौड़ते दौड़ते राजभवन पहुंची। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल को 243 चुने हुए लोगों की लिस्ट सौंपी और कल से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा। कल ही उन्होंने बैठक बुलाई अपने विधायकों की, उनका अपना विधायक दल उन्हें अपना नेता चुनेगा। इधर दिल्ली में मशक्कत हो रही है कि मंत्रिमंडल को कैसे साधा जाए। जातियों के लिहाज से, यानी बिहार में वोटिंग जातियों के लिहाज से चाहे ना हुई हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जातियों के लिहाज से और उसमें खास तौर से अब जो बड़ा संकट आरजेडी से जुड़े हुए उन वोटरों के सामने, उन नागरिकों के सामने, उन लोगों के सामने है। अब अगले 5 साल में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन्हें साधते हुए आगे बढ़ने के लिए ही यह रिमोट दिल्ली में ही रहेगा और जिस पर निगाहें नौकरशाही की और पॉलिटिशियंस की, दोनों की मिलजुल कर रहेगी। पॉलिटिशियंस को साधना है कास्ट और नौकरशाही को साधना है पैसा या पूंजी जो रिलीज होगी दिल्ली से। लेकिन पटना की सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ी हर की नजर में आनी चाहिए। कितनी बड़ी कवायद दिल्ली में हो रही होगी, यह कल्पना सिर्फ और सिर्फ इस अंदाज से आप कर सकते हैं। गांधी मैदान तैयार हो रहा है, इलेक्शन कमीशन सक्रिय है, राजभवन सक्रिय हो गया है, गांधी मैदान में भव्य समारोह की तैयारी है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली के गृह मंत्री की कोठी और पटना में मुख्यमंत्री का निवास, हर कोई मुख्यमंत्री के निवास पर पहले जा रहा है, चाहे बीजेपी के नेता हों, उसमें नित्यानंद राय हों, विजय सिन्हा हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, सब जा रहे हैं और उसके बाद वहां से सब निकलकर एयरपोर्ट का रास्ता पकड़ते हैं। और इसमें चिराग पासवान का जिक्र कर सकते हैं, जीतन राम मांझी का जिक्र कर सकते हैं, जो नेता का जिक्र करना है आप करते चले जाइए। सीएम हाउस में जाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और उसके बाद वहां से निकलकर आप सीधे पहुंच जाइए दिल्ली में, जहां पर सारी चीजें तय होंगी। यह पूरी परिस्थिति बिहार के उस राजनीतिक जमीन को लेकर है जो बीते 35 वर्षों से बिहार की राजनीति में अखंड तौर पे चल रही थी। वो अब परिस्थिति बदल जाएगी शपथ ग्रहण के बाद। और इसका अंदेशा अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग तरीके से कांग्रेस को निशाने में लेकर कैसे साधते हैं। हमें लगता है इन दोनों परिस्थितियों को एक साथ जरूर देखना, समझना, पकड़ना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में वो कहते हैं कांग्रेस के साथ खड़े तमाम राजनीतिक दल समझ जाएं वो डूब जाएंगे। और उसके बाद गुजरात में पहुंचकर वहां वो जो भाषण देते हैं उसमें बतलाते हैं कि बीजेपी ने इतनी सीटें बिहार में जीत ली जितनी सीटें अपने तौर पर राज्यों में हुए चुनाव, जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं उतनी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाती है। यह मैसेज दरअसल कांग्रेस को लेकर और आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति को साधने को लेकर और उसके साथ भविष्य की उस राजनीतिक संकेत को देती है, जो बताती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अब एनडीए में शामिल होना ही पड़ेगा, अन्यथा चुनावी परिणाम तो आपके सामने खड़े हैं और यह परिणाम कमोवेश अब हर जगह निकलेंगे, क्योंकि अब मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में है वो समझौता करने के मूड में किसी से नहीं है। तो जो आपने बिहार का रिजल्ट देखा वो हर जगह आएगा। अब हर जगह आएगा तो हर जगह कोई भी छत्र कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हो, यह एक मैसेज है। लेकिन प्रधानमंत्री दो जगहों पर दोनों भाषणों को हम एक साथ मिलाते हैं और आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है, कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए
कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए सब जगह पे उनकी हालत खराब है। 5 या 6 राज्यों में चुनाव हुए, उन सबके कुल मिला के कांग्रेस को जो एमएलए मिले हैं उससे ज्यादा कल हमें अकेले बिहार में मिले हैं। ये हाल है। दरअसल प्रधानमंत्री जानते हैं सिस्टम काम कैसे करता है और सिस्टम के आश्रय राजनीति कैसे साधी जाती है, और इसमें सबसे हुनरमंद खिलाड़ी मौजूदा वक्त में बिहार के चुनाव को लेकर अमित शाह तो रहे ही हैं। यानी सिस्टम की मजबूती बिहार के चुनाव परिणामों को एनडीए की ऐसी विजय पताका को दे देती है जिसकी कल्पना अपने तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने भी की नहीं होगी। आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सोचिए जरा कि खुद नीतीश कुमार के बेटे जो बार बार कह रहे थे कि पिता के नाम पर मुख्यमंत्री वो बनेंगे, इस पर मुहर तो लगानी चाहिए, पहले ही मुहर नहीं लगी। लेकिन उन सब के बावजूद भी एनडीए का मतलब होता क्या है और बीजेपी सिस्टम के आश्रय जो बात कह रही है वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, शायद अब इसका एहसास नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी हो गया होगा। इसीलिए उन्होंने भी जो सोचा, जितना सोचा राजनीतिक जीत मिल जाए, उससे बढ़कर मिल गई। अब उससे बढ़कर जब जीत मिल गई और उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री उनके पिता बन रहे हैं, तो फिर रिमोट तो दिल्ली में रहेगा, निर्णय तो वहीं से लिए जाएंगे। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा विधायक तो बीजेपी के पास है और बीजेपी की राजनीतिक जमीन का विस्तार और ज्यादा हुआ है, जीत ज्यादा मिली है। उन्हीं के भरोसे जीतन राम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा हों, यानी जनता दल यूनाइटेड अपने तौर पर उस जगह आकर खड़ी हो गई है कि आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार सोच भी लें कि वह अब दूसरे रास्ते चलेंगे तो दूसरा रास्ता बंद हो चुका है। और दूसरे रास्ते के बंद होने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार पलटते तो भी अब वह सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की संख्या और महागठबंधन की संख्या दोनों मिलकर भी 243 के आंकड़े को नहीं छुपा रही है। 143 के आंकड़े को 243 कुल है तो 122 मान लीजिए, यानी 85 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड खड़ी है, दूसरी तरफ 34 सीट है। तो दो जो बहुमत चाहिए उसके हिसाब से तो आप पिछड़ गए। तो यह एक कल्पना तो खत्म हो गई कि अब नीतीश कभी भी पलट सकते हैं। दूसरी परिस्थिति जिसका जिक्र हमने शुरू में आपसे किया कि क्या वाकई पिछड़े और अति पछड़ों को लेकर जो 2015 से माइनस यादव चला करते थे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भाषणों में नजर आता था, पिछड़े और अति पिछड़े साथ में, और पिछड़ों में जिक्र वो माइनस यादव करते थे क्योंकि वो जानते थे उत्तर प्रदेश बिहार में उन्हें वोट नहीं मिलेगा और मुस्लिमों का वोट तो मिलता भी नहीं है। इसका खुला ऐलान अपने इंटरव्यू में अमित शाह कर चुके हैं। यहां से सवाल शुरू होता है कि अगर आप एक लंबी प्रक्रिया के तहत अब जो सरकार की नीतियों के लाभार्थी रहे हैं और उस दायरे में क्या यादव और मुसलमान नहीं आए, या वह पिछड़ा तबका जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो नहीं आए? जी नहीं, आए होंगे, लेकिन वो वोट इसलिए नहीं देते थे क्योंकि एक वैकल्पिक सोच कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर रेंग रही थी। लेकिन जब सिस्टम ही इतना मजबूत बना दिया गया कि आप कुछ भी कीजिए सिस्टम की जीत होगी, तो फिर नेता मायने कहां रखता है? और जब नेता मायने नहीं रखता है तो उस कतार में तो हर कोई खड़ा है। उस कतार में तेजस्वी यादव भी खड़े हैं, उस कतार में कांग्रेस के नेता भी खड़े हैं बिहार की राजनीतिक जमीन पर, और उस कतार में अब वो तबके को अपने साथ लेने के लिए जो रणनीति और राजनीति दिल्ली में बन रही है, जाहिर है उसमें बिहार की सूक्ष्म जातीय समीकरणों को कैसे
अनुकूल बीजेपी लेकर आए, इसके लिए रास्ता जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता बीजेपी को दे रहे हैं, यानी अमित शाह को मंत्र दे रहे हैं। और उनका काम भी यही होगा कि आने वाले वक्त में उस रास्ते चले जो कल रात की बैठक, जिसमें जेपी नड्डा की मौजूदगी, अमित शाह की मौजूदगी, ललन सिंह की मौजूदगी, संजय झा की मौजूदगी, और एक एक करके वो कतार बढ़ती चली गई। बीजेपी के चंद और नेता है जिन्हें आने वाले वक्त में बिहार देखना है, और इस कतार में अगर आप नीतीश कुमार को भी खड़ा कर दें जो कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके बेटे ने पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा, जो सोचा था उससे ज्यादा मिल गया। बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। इस बार एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से देखा आपको जाए, उम्मीद था कि पिता की इतनी बड़ी जीत होगी? उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। यह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं। इन्होंने भी जो सोचा था उससे ज्यादा बड़ी जीत मिल गई, लेकिन बात रिमोट की यहीं पर खत्म होती नहीं है, और ना ही नीतीश कुमार को दिल्ली के इशारों पर चलना, यह बात भी खत्म नहीं होती है। इसके आगे का रास्ता यह है कि अभी तक जो पूरी चर्चा थी वो सिर्फ और सिर्फ बिहार को दिल्ली से चलाने, बिहार के वोट बैंक जो आरजेडी के साथ था उसको अपने साथ लाने, जो ऐलान किए गए उसकी पूर्ति के लिए पैसा दिल्ली से कब कैसे रिलीज किया जाए इसको लेकर, और गांधी मैदान के जरिए एक संदेश बिहार के उन लोगों को देना जो इस वक्त एनडीए के साथ खड़े नहीं है, वो कैसे साथ आएंगे ये बात। जी नहीं, दरअसल दिल्ली का मैसेज इसके आगे का है, और यह आखिरी मैसेज सबसे बड़ा है। बड़े मैसेज का मतलब होता है क्या सीपीआई एमएल और सीपीआई और सीपीएम तक बात सीमित है? राजनीतिक तौर पर तो वामपंथियों का सुपड़ा साफ इस देश में हो चुका है, क्योंकि वामपंथी जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं उन मुद्दों से आगे बढ़कर मौजूदा वक्त में सत्ताधारी राजनीतिक दल चुनाव के वक्त कैश ट्रांसफर तक कर देता है, पैसा और ज्यादा दे देता है, स्थितियां अपने अनुकूल कर लेता है, तो बचा क्या। लेकिन सवाल है, आरजेडी तो मंडल से निकली हुई पार्टी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो साध रहे हैं, मुलायम सिंह की राजनीति भी तो मंडल के बाद शुरू हुई थी, यानी पिछड़ों की राजनीति को साधते हुए सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता मुलायम सिंह यादव ने बनाया, अखिलेश यादव उससे हट नहीं पाए हैं। उन्होंने अपनी बाउंड्री पीडीए बनाकर खुद ही तय कर ली है। पिछड़ा पिछड़े का मतलब क्या है? अब उस पिछड़े के भीतर, बिहार के भीतर भी सवाल था, दलितों का सवाल था और अल्पसंख्यकों का सवाल था। सवाल है कि इस वोट बैंक को साथ लाया जाए या इस वोट बैंक के आश्रय जो राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं उनको ही ध्वस्त कर दिया जाए, यानी उनको ही नेस्ता नाबूद अगले 5 वर्षों में खाद पानी बंद कीजिए, ऐसी परिस्थितियों को डेवलप कीजिए जहां पर मौजूदा वक्त में वो जिन पांवों पर खड़े थे, जिन पिलर्स के आश्रय राजनीति साध रहे थे, अब वो नहीं रहे। हालांकि बिहार में अपने तौर पर और खास तौर से मंडल से निकली हुई राजनीति को समझें तो ये परिवारों के इर्द गिर्द गया, इससे कोई इंकार करेगा नहीं। और इसका सबसे बड़ा इस वक्त मौजूदा वक्त में बिहार के भीतर, लालू परिवार के भीतर जो परिस्थितियां पनपी हैं वो एक भयानक तस्वीर है मौजूदा वक्त की उस राजनीति के लिए जो समाजवाद, समतावाद, मुख्यधारा में पिछड़ों को लाने का जिक्र, तमाम बातों का जिक्र जो हो रहा था, उसमें परिवार के भीतर का घमासान पहले तो 2 भाइयों के बीच था, अब तो बहन भी आ गई। और यह संवाद जो है वो संवाद बताता है कि दरअसल राजनीतिक तौर पर किसी परिवार को खत्म कर दीजिए तो पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। यह पहला राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ था, जहां पर उद्धव ठाकरे अपने घर में सिमट गए, शरद पवार भतीजा निकल गया और उसके बाद वो सिमटते चले गए। विधानसभा में दोनों की सीटें अपनी टूटी हुई पॉलिटिकल पार्टी से कम आई थी, हालांकि उसके पीछे भी एक सिस्टम चल रहा था, वही सिस्टम बिहार में आ गया। लेकिन राजनीतिक दल जब खत्म होने की पृष्ठभूमि में खड़े हो जाएं तो इसके 2 ही मतलब होते हैं। एक तो परिवार वाला दृष्टिकोण है, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण
समझना होगा। जो पैसे पर टिका होता है सुविधाओं से लैस होता है, और सुविधाएं और पैसे अगर छिनते चले जाएं और उसके बाद आपके अपने कमाई का कच्चा चिट्ठा किसी फाइल में तब्दील होकर दिल्ली की चौखट पर जाके बैठ जाए, तो उसके बाद आपके पास कोई दूसरा उपाय बचता नहीं है और आप प्रिवी पर्स के दौर में आकर खड़े हो जाते हैं, जहां पर केंद्रीय राजनीतिक सत्ता आपको जो दे दे आप उसी के हिसाब से अपनी राजनीति साधेंगे। जो एक वक्त भारत के शासकों को अंग्रेजों के जरिए दिया गया था, यहां पर रियासतों में प्रिवी पर्स दे दिया जाता था और तमाम राजे रजवाड़े गुलामी करने की दिशा में बढ़ जाते थे। भारत की राजनीति में मौजूदा वक्त की परिस्थितियां उस दिशा में जा चुकी है, और शायद इसीलिए जिस आखिरी सवाल पर इस पूरे को सफर करते हुए हम पहुंचे हैं, वो मैसेज बहुत साफ है। बिहार का संदेश सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। बिहार का संदेश सिर्फ ये नहीं है कौन जीत गया कौन हार गया। बिहार का संदेश बहुत साफ है कि एक तरफ बढ़ती हुई ताकत का सामना कर पाने की स्थिति में मौजूदा वक्त में विपक्ष की राजनीति नहीं बच पा रही है, और शायद यही वो परिस्थिति होती है जो इस देश के भीतर की तमाम मुश्किल हालातों से निकलकर उभरती है। जी नहीं, केजरीवाल या प्रशांत किशोर की तर्ज पर नहीं, क्योंकि देश के भीतर के मुश्किल हालात और उसमें भी बिहार का जिक्र, जहां पर सालाना प्रति व्यक्ति आय 60,000 यानी 5,000 रुपए एक महीने के आय, आप किस अवस्था में जी रहे हैं। और इस अवस्था के बीच राजनीति ही अगर सब चीजों का मूल मंत्र हो चुकी है, उसी को तय करना है कि किसको कितना पैसा मिले, उसी को तय करना है कौन कितना बिजनेस करे, उसी को तय करना है मीडिया कैसे चले, उसी को तय करना है कि न्यायिक फैसले कैसे हो, उसी को तय करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा कौन सी होनी चाहिए। यानी सब कुछ अगर राजनीति को तय करनी है तो फिर राजनीति के भीतर का घमासान बिहार के इस जनादेश के बाद देश में जनता के जरिए कोई अलग जगह पाएगा या नहीं जगह पाएगा, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन विपक्ष की राजनीति चूक गई यह तो कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।